बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट न्यूट्रिएंट साइकिल। क्विकली से ख़त्म करते हैं। इससे पहले का हम पूरा यहाँ पे देख चुके हैं पिरामिड्स को और बहुत अच्छे से समझा है कि पिरामिड्स ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास भी ऐसा ही हो सकता है, बट सिर्फ पिरामिड ऑफ एनर्जी वो सिर्फ हमेशा अपराइट होता है। ऐसा क्यों होता है सारा हमने विद रीज़न डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की। न्यूट्रिएंट्स जितने भी है उनकी एक साइकिल रहती है और इसी तरह से वो हमें अवेलेबिलिटी उनकी रहती है हमारे पास। सो यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 दैट ऑर्गेनिज्म नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। है ना, न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए होती है। So the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium they present in soil at any given time is referred as standing state। आपको ध्यान हो, इससे पहले एक और टर्म था स्टैंडिंग क्रॉप। मतलब क्या कि एक गिवन टाइम पर किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जितना लिविंग का बायोमास है दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है ना। अब स्टैंडिंग स्टेट क्या बोल रहे हैं कि एक किसी गिवन टाइम पे एक सॉइल के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, तो ये दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैंडिंग क्रॉप हम बात कर रहे हैं जब किसी लिविंग बीइंग का जितना भी बायोमास है, और यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स का जितना भी प्रेजेंट है दैट इज स्टैंडिंग स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, राइट। सो इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ऑन अ सीजनल बेसिस। तो ये वेरी कर सकता है, हर सीजन में वेरी कर सकता है, और किस तरह के इकोसिस्टम में हम स्टैंडिंग क्रॉप देख रहे हैं वहाँ पे भी ये वेरी करता है। So what is important is to appreciate that nutrients which are never lost from the ecosystem, rather they are recycled time and again indefinitely। है ना, मतलब कि ये गायब नहीं हो रहे हैं, ये एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, अवेलेबल होते जा रहे हैं एंड अगेन फिर वापस अवेलेबल होते हैं। तो एक साइकिल के फॉर्म में ये सारे न्यूट्रिएंट्स रोटेट होते रहते हैं। So the movement of nutrient element through the various component of an ecosystem is called nutrient cycling। ठीक है, अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज बायो जियोकेमिकल साइकिल, क्योंकि बायो मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो रॉक एंड एयर वाटर। है ना, तो मतलब कि लिविंग का नॉन लिविंग के बीच में एक इंटरेक्शन है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ऐसे पूरा साइकिल में घूमते रहते हैं, लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग, एंड दिस दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट साइकिल आर ऑफ टू टाइप, एक होती है गैसियस साइकिल, एक होती है सेडिमेंट्री। सो द रिजर्वॉयर फॉर गैसेस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल क्या क्या हो सकता है, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल। है ना, ये दो साइकिल आ जाती है आपके किस में, गैसियस साइकिल में आ जाती है। दे एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल क्या क्या आती है, मतलब सेडिमेंट्री यानी कि आप इसको बोल सकते हैं गैस की फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, विच इज़ व्हाट, सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल। द रिजर्वॉयर इज लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट। इसका रिजर्वॉयर कहाँ है, अर्थ क्रस्ट में है। और गैसियस साइकिल का रिजर्वॉयर कहाँ पर है, एटमॉस्फियर में है। रिजर्वॉयर मतलब क्या, जहाँ पे इसका अमाउंट अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलता है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स एग्जाम्पल लाइक सॉइल, मॉइस्चर, pH, टेम्परेचर, दे रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फियर। ठीक है, ये सब एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की कितनी अवेलेबिलिटी होगी। So the function of reservoir is to meet with the deficit which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux। Okay, तो रिजर्वॉयर का रोल ही क्या है, जहाँ पे कमी है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और अवेलेबल कराना, कहाँ जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से और लेना। तो मतलब लाइक दिस इट मेंटेन द बैलेंस। ओके, नाउ यू हैव मेड अ डिटेल स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन साइकिल इन क्लास 11th। वहाँ पे एक्चुअली मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है वहाँ पे हम नाइट्रोजन साइकिल को कर चुके हैं। हेयर वी डिस्कस कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। तो पहले बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। सो व्हेन यू स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर। वाटर के बाद यही है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। If we look at the total quantity of global carbon, we find that 71% carbon is found dissolved in ocean। ठीक है, this oceanic reservoir regulates the amount of carbon dioxide in the atmosphere। तो यही मेंटेन करके रखता है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को। सो फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन। फॉसिल फ्यूल में भी लार्ज अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशियन, थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। सबके बीच में वो मूव होती रहती है क्योंकि सबका स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट कार्बन तो है ही। So according to one estimate, 4 × 10⁻13 kilogram of carbon is fixed annually in the biosphere
थ्रू फोटोसिंथेसिस, मतलब कि इतना अमाउंट ऑफ कार्बन ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, किलोग्राम्स ऑफ कार्बन, right? A considerable amount of carbon returns to the atmosphere as CO2 through respiratory activity of producer and consumer, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मतलब कार्बन जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वापस हम उसको रेस्पिरेशन के थ्रू उसकी बर्निंग हो रही है, उसका मतलब वो यूटिलाइज हो रहा है, और फिर वापस से वो हम इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, और काफ़ी अच्छा अमाउंट हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। So decomposer also contribute substantially to CO2 pool by their process of waste material and dead organic matter of land and ocean. तो सबसे लास्ट में हमने बताया था जब सब डेड डीके मैटर है उस पर डिकम्पोजर एक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी रोल प्ले कर रहे हैं CO2 को एटमॉस्फेयर में मतलब देने का, ठीक है, वो भी अपना कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं। Some amount of the fixed carbon is lost to sediment and removed from the circulation. So burning of wood, forest fire, combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional source for releasing CO2 in the atmosphere. तो ये हमने देखे कि क्या क्या सोर्स है CO2 के जहाँ से वो CO2 रिलीज हो सकता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग सोर्स है जहाँ से हम CO2 को अवेलेबल करते हैं एटमॉस्फेयर में। So human activities have significantly influenced the carbon cycle. Rapid deforestation and massive burning of fossil fuel for energy and transport have significantly increased the rate of release of CO2 into the atmosphere. अब ये क्या हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है हमने, सारी एक्टिविटी बहुत एक्सेस में होने लगी है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है CO2 का एक्सक्यूज मी CO2 का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हुआ। अब ये हमने डिस्टर्ब कर दिया। भाई देखो, सबका अमाउंट एक फिक्स अमाउंट है, उससे ज़्यादा कुछ भी होगा तो इट विल बिकम टॉक्सिक। तो हमने क्या कर दिया, इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई इट क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। एक्चुअल में होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, CO2 इज नेसेसरी फॉर मेंटेन द टेम्परेचर ऑन अर्थ, राइट, क्योंकि जितनी भी सन रेज आती है CO2 उनको ट्रैप करके रखता है, वापस एमिट नहीं होने देता, बट मोस्टली रेज एमिट हो जाती है। अब अगर CO2 का लेवल बढ़ गया तो ये क्या करेगा, सारी रेज को ही कैप्चर करके रखेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, अर्थ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हीट बनने लग जाएगा, क्योंकि इतनी रेज यहाँ कैप्चर होने लगेगी तो हीट जनरेट होगा। तो एक तो ये है कि CO2 की वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अब एक्सेस CO2 होने की वजह से ये टेम्परेचर एक्सेस होता जाएगा, विच कॉज दी ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ गुड, क्योंकि वो ज़रूरी है, अगर CO2 नहीं होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ तो अर्थ पे टेम्परेचर बहुत ही माइनस में चला जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाएगा, एंड वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव। समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट साइकिल की बात करते हैं। अब तो देखो इसमें आपको ये जो साइकिल दे रखी है, हम इस साइकिल में देखो अगर हम देखना चाहें तो क्या हो रहा है, इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक कि देखिए एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है। अब इसको यूटिलाइज कौन कौन कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या हो रहा है, प्लांट सब कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं। प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने खाया, फिर इनकी बर्निंग हो रही है, ये मतलब ये किस में एंटर कर गए, डेट्राइटस फूड चेन में भी एंटर कर सकते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन में भी एंटर किया। दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट है उनका बर्न करने से क्या होता है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, इसकी वजह से वापस CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब ना दूसरी थिंग क्या कि जो एनिमल है, प्लांट है, या फिर सी में जो ओशन में रहने वाले एनिमल है, ये सब भी रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन एंड इनका डिकम्पोजिशन भी होगा, जिसके थ्रू भी वापस CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। अगेन CO2 यूटिलाइज हो रही है बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द एक्वेटिक, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करने में CO2 को यूटिलाइज कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। फिशेज़ में ये जा रहा है, तो कुछ फिशेज यहाँ पे कैलकेरियस सेडिमेंट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है, अंदर इनर लेयर में डिपॉजिट हो जा रही है जो अनअवेलेबल है, ठीक है। अब ऐसे ही हमने देखा कि बहुत सारा डेड एनिमल, प्लांट है, ये सब क्या हो गया, नीचे 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 दबता चला गया, जिसकी वजह से ऑयल गैस प्रोड्यूस हुए। लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट भी यहाँ पे नीचे नीचे वाली लेयर्स में प्रेजेंट है। कोल को हम सबको यूटिलाइज कर रहे हैं। जब ये इन सब का बर्निंग होता है, क्या होता है, कंबशन होता है, तो कंबशन की वजह से भी CO2 वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी आर मेंटेनिंग द बैलेंस, यूज़ भी कर रहे हैं, रिलीज भी कर रहे हैं बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, जिसके थ्रू हम इसको बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल की। सो फॉस्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, न्यूक्लिक एसिड में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, मतलब क्या, ATP, इसमें भी तो फॉस्फेट प्रेजेंट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
So many animal also need large quantity of this element to make shells, bones, teeth. इन सबको बनाने में भी phosphorus use होता है. So the natural reservoir of phosphorus is क्या? Rock. याद रखना, reservoir क्या है? phosphorus का rock. हमें rock से मिलता है. Which contain phosphorus in the form of phosphate. किस फॉर्म में रहता है? phosphate की फॉर्म में रहता है. When rocks are weathered यानी कि टूट कर निकल जाना, तो माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फॉस्फेट्स डिजॉल्व इन सॉइल सोल्यूशन. सॉइल में डिजॉल्व हो जाता है थोड़ा सा फॉस्फेट, एंड आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट उस फॉस्फेट सोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेती है. देन हर्बीवोर्स एंड अदर एनिमल ऑब्टेन दिस एलिमेंट फ्रॉम प्लांट. अब प्लांट को खाएंगे जो हर्बीवोर्स और दूसरे एनिमल, तो ये फॉस्फोरस उनमें शिफ्ट हो जाएगा. The waste product and the dead organism are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing the phosphorus, है ना. अब जब इनका डिकम्पोजिशन होगा तो वापस ही phosphorus रिलीज होगा. Unlike कार्बन साइकिल there is no respiratory release of phosphorus into the atmosphere. CO2 की तरह यहाँ पे ऐसा रिलीज नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन में कहीं रिलीज नहीं हो रहा है, बस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन वो फॉस्फोरस वापस से रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में. ठीक है. So the other two major and important difference between carbon and phosphorus cycle are firstly, atmospheric input of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon input. ध्यान रखना, because atmosphere क्या है? कार्बन का रिजर्वॉयर है, तो वो बहुत ज़्यादा इनपुट देता है थ्रू रेनफॉल, बहुत ज़्यादा कार्बन का, बट फॉस्फोरस का इतना इनपुट नहीं देता. एंड सेकेंडली, गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल. बहुत कम है, एक्सचेंज नहीं होता है, बहुत नेग्लिजिबल एक्सचेंज. जबकि CO2 बार एटमॉस्फेयर में से ली भी जा रही है, वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज भी की जा रही है. देखो तो यहाँ पे देखिए, रॉक मिनरल है, इसका वेदरिंग हुआ, सॉइल के सोल्यूशन में डिजॉल्व हुआ, इसको प्लांट ने यूज़ किया, अपटेक बाय द प्लांट, मतलब कि प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट. प्लांट को खाया किसने? कंज्यूमर्स ने खाया. कंज्यूमर, प्लांट, सब कुछ क्या हुए? डिट्राइटस में कन्वर्ट हुए. ठीक है. इस डिट्राइटस का डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन होने से जो भी फॉस्फोरस है वापस सॉइल सोल्यूशन में रिलीज हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ साइकिल गोज ऑन. और कुछ फॉस्फोरस ऐसे रन ऑफ करके वाटर बॉडीज में भी जा सकता है, एंड रेस्ट इज अगेन अपटेक बाय द प्लांट्स. सो दिस इज हाउ साइकिल गोज ऑन. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विस की. इकोसिस्टम से हमें क्या क्या सर्विस मिलती है. कहने को बहुत जनरल सा टॉपिक है, बट क्वेश्चन बन सकता है, तो पढ़ लेते हैं. सो हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विस. द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, ये एक सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है. मिटिगेट ड्रॉट्स, है ना, एंड फ्लड्स, cycle nutrients, generate fertile soil, provide wildlife habitat, maintain biodiversity, pollinate crops, provide a storage site for carbon, and also provide aesthetic, cultural and spiritual value. So many service it is giving, है ना. स्पिरिचुअल वैल्यू भी दे रहा है हमें, लाइक फॉरेस्ट में जाके हम वी फील कामनेस, तो एस्थेटिक प्लेजर हमें प्रोवाइड कर रहा है. और उसके अलावा जो मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहा है वो तो हमें यूज़ आ ही रहे हैं. सो दो वैल्यू ऑफ सच सर्विस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. अगर हम सोचें कि इसकी क्या वैल्यू लगाई जाए, तो इट इज़ वेरी टफ टू डिटरमाइन देयर वैल्यू. इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी अ hefty price tag, है ना. तो रॉबर्ट कॉस्टांजा एंड हिज कलीग्स हैव वेरी रिसेंटली ट्राई टू पुट प्राइस टैग ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम. उन्होंने प्राइस टैग लगाने की कोशिश की. सो रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ $33 ट्रिलियन a year on these fundamental ecosystem service. इतना उन्होंने प्राइस टैग लगाया, which are largely taken for granted because they are free. बट हम क्या करते हैं, उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP विच इज $18 ट्रिलियन, है ना. इससे ज़्यादा वैल्यू है उनकी, बट फिर भी हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. So out of total cost of various ecosystem service, the soil formation accounts for about 50%, and contribution of other service like recreation, nutrient cycle are less than 10% each. Cost of climate regulation and habitat for wildlife are about 6% each. तो ये उनको फर्दर डिवीजन दिया कि किसको कितना परसेंट हमने कॉस्टिंग प्रोवाइड किया या कितना वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना. तो वो सब बात की है. ठीक है. चलिए क्विकली इसकी समरी भी एक बार देख लेते हैं, बिकॉज कई बार समरी से भी क्वेश्चन पिक हो जाता है. सो एन इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड इट कंप्राइजेज एबायोटिक एंड बायोटिक components, right? Abiotic components are inorganic material, air, water, soil,
whereas biotic components are producers, clear, consumers and decomposers. Each ecosystem has characteristics physical structure resulting from interaction amongst the abiotic and biotic component. We know it very well. इन दोनों के इंटरेक्शन को ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं. स्पीशीज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, है ना, हमने पढ़ा था ट्री सबसे हायर में, फिर श्रब्स, हर्ब्स, लाइक दिस, है ना, आर द टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम. बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ प्लेस इन एन इकोसिस्टम. हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना प्लेस है इकोसिस्टम में. Now, productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycles are the four important component of an ecosystem. अगर आपको बात की जाए इकोसिस्टम के कौन कौन से components हैं, तो ये 4 components इकोसिस्टम में होते हैं. Primary productivity is the rate of capture of solar energy or biomass production of the producer. Producer जो भी production कर रहा है, that is called primary productivity. It is divided into 2 groups: gross primary productivity and net primary productivity. Rate of capture of solar energy or the total production of organic matter is called the gross primary productivity. Total कितना production हो रहा है. And NPP is the remaining biomass or energy left after utilization of the producer. Producer अपने काम के लिए जितना यूज़ कर रहे हैं, अपने respiration में जितना यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो बच रहा है, that is net primary productivity for others. So secondary productivity is the rate of assimilation of food energy by the consumers. मतलब कि अब जब प्लांट को खा के जो herbivores है, वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. इन डिकम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डेट्राइटस आर कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय द डिकम्पोजर्स. ठीक है. डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व द 3 प्रोसेस. क्या क्या? नेमली फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म. ये 3 मेन स्टेप्स है. इसके अलावा हमने ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन भी करा है. वेरी इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन, है ना. Now energy flow is unidirectional, as I told you, हमेशा unidirectional होता है. First plant captures solar energy, then food is transferred from the producer to decomposers. Organisms of different trophic level in the nature are connected to each other for food or energy relationship, forming a food chain. है ना, सब एक तरह से कनेक्ट है और इसकी वजह से एक food chain बना रहे हैं. The storage and movement of nutrient elements through the various components of ecosystem is called nutrient cycling. Nutrients are repetitively used through this process. Nutrient cycle is of 2 types, gaseous and sedimentary. Atmospheric और hydrosphere is the reservoir for the gaseous type of cycle. कार्बन के लिए ध्यान रखना, कार्बन के लिए एक तो एटमॉस्फेयर है और दूसरा हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं, वो भी कार्बन का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है मतलब. Now whereas earth crust is the reservoir of sedimentary type phosphorus, है ना. सेडिमेंट्री के लिए फॉस्फोरस के लिए अर्थ क्रस्ट और कार्बन के लिए एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. Products of ecosystem processes are named as ecosystem service, like purification of air, water by forest. ये ecosystem service. So biotic community is dynamic and undergoes changes with the passage of time. These changes are sequentially ordered and constitute ecological succession. एज वे हमने सक्सेशन पढ़ा नहीं है, बट सक्सेशन में होता ही क्या है, धीरे 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 डेवलपमेंट होना. एक जगह जहाँ पानी है आज की डेट में वहाँ पे फॉरेस्ट है, क्योंकि धीरे 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 वहाँ पे सक्सीड होता जा रहा है, प्लांट्स ग्रो होते जा रहे हैं एंड वहाँ पे फॉरेस्ट फिर धीरे धीरे बन जाता है. सो सक्सेशन बिगन विद द इन्वेजन ऑफ अ बेयर लाइफलेस एरिया बाय पायोनियर. पायोनियर मतलब क्या, जो उस पर सबसे पहले वहाँ पे ग्रो करता है, जिसने सबसे पहले वहाँ पे इनहैबिट किया, दैट इज पायोनियर, which later pave way for successor and ultimately a stable climax community is formed. अब उस पर क्या हुआ, पायनियर, फिर उसको किसी और ने रिप्लेस किया, फिर उसको किसी और ने, एट लास्ट ऐसा है जो कम्युनिटी जो वहाँ स्टेबल है उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स. जैसे कि फॉरेस्ट, अब इसके बाद कुछ नहीं, फॉरेस्ट. सो द क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, समझ में आया. तो ये तो समरी की बात हुई. एक्स्ट्रा कुछ ऐसा पॉइंट इसमें निकल के नहीं आया है. तो आप बस एक हाइड्रोस्फीयर आपको बताया कि क्या कार्बन साइकिल में एक हाइड्रोस्फीयर भी उसका रिजर्वायर होता है, वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना. ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है. नेक्स्ट क्लास में हम 15 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारा क्लास 12 का सिलेबस खत्म हो जाएगा. क्लास 11 के हमारे 3-4 चैप्टर्स बचे हैं, क्विकली उसे भी ख़त्म कर लेंगे. राइट, सो डोंट वरी अबाउट दिस सिलेबस, जस्ट कीप डूइंग स्टडी, कीप रिवाइजिंग, keep doing practicing the questions. I always put हर almost daily I put around 4 to 5 questions. तो आप उन्हें सॉल्व करिए, जितना सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो समझ में आएंगे. ओके, तो चलिए इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी.